गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं निखिल साहू। हम यहाँ पढ़ रहे हैं डेली जीके। जैसे कि हमने कल की क्लास हमारी ली हुई थी, कल की हमारी पहली क्लास थी, आज डेली जीके सीरीज का हमारा दूसरा दिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डेली हम कुछ 25 to 30 क्वेश्चंस डेली कवर करेंगे, जो कि बोर्ड पे मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे है द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। मतलब ये है कि भविष्य उनका है या भविष्य उनके लिए है जो आज तैयारी करते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं कि हम सोए पड़े हुए हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में कोई भी चीज, कोई भी सक्सेस हमें मिल जाती है। एक दिन में नहीं, बहुत उसमें मेहनत लगती है, तपस्या लगती है। तो वही है कि अगर आपको सिक्योर अच्छा फ्यूचर चाहिए तो उसके लिए आपको आज से तैयार होना पड़ेगा। अगर आप आज कल के लिए तैयार करेंगे तो कल बेशक बहुत अच्छा होगा, बट अगर सोचते रहेंगे कि नहीं आज नहीं हम कल करेंगे या फिर उसके बाद में करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फ्यूचर के लिए अगर आपको तैयार होना है तो आज ही होना है, ये नहीं कि हम बाद में होंगे। तो ये हमारा आज का थॉट था। चलिए अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हमारा पहला क्वेश्चन है गैस लीकेज इंसिडेंट एट विशाखापट्टनम पॉलीमर प्लांट, विच गैस वॉज फाउंड टू बी लीक्ड। विशाखापट्टनम पॉलीमर प्लांट एक विशाखापट्टनम में एक प्लांट था जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर होता था, कुछ गैस वगैरह मैन्युफैक्चर होती थी। वहां पे एक गैस लीकेज का इंसिडेंट हुआ था, उसमें काफी सारे लोगों की कुछ डेथ हो गई थी, कुछ उसमें इंजर्ड भी हुए थे। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि वो कौन सी गैस थी जो कि लीक हुई थी। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे स्टाइरीन। स्टाइरीन नाम की जो गैस थी वो वहां पे लीक हो गई थी और काफी लोग उसमें हताहत हो गए थे। ऐसा ही एक और मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि हम यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे। तो एडिशनल में यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ था। कहां पे? भोपाल में। भोपाल जो है वो कैपिटल सिटी है एमपी का, मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। भोपाल में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। ये कब हुआ था? ये इंसिडेंट हुआ था 1984 में। 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था। कुछ दिसंबर का महीना था, दिसंबर 2 या 3 तारीख, 2 और 3 तारीख की रात की बात है। ये 2 की रात थी, 3 की सुबह होने के उस टाइम की बात है। ये भोपाल में ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें जो कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। सेम ऐसा ही था, वहां भी गैस का एक रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी और जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो याद रखने वाला पॉइंट है कि सेम ऐसा ही इंसिडेंट पहले एक हो चुका है हमारे यहाँ पे एमपी में, भोपाल में। कौन सी कंपनी में हुआ था? जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम दे रखा हुआ है विशाखापट्टनम पॉलीमर प्लांट जो है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। कौन सी गैस थी? उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं हम। व्हाट इज HR 6819? What is HR 6819 that has been discovered by European Southern Observatory? यूरोपियन सदर ऑब्जर्वेटरी ने एक कोई ऑब्जेक्ट फाउंड किया हुआ है 6819, HR 6819। ये क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ये है स्टार। इसका आंसर होगा ये एक स्टार है। ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है, तो इसका आंसर सिंपल है स्टार। ये क्वेश्चन आपका बेटा RIMC से है। लास्ट क्वेश्चन भी आपका RIMC से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। Which is the first Indian state to declare internet as fundamental right? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। इसका आंसर हो जाएगा केरला। थोड़ा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। गैलेक्सी क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। गैलेक्सी होती है गैस, डस्ट और एक ऐसी बॉडी जिसमें गैस होती है, डस्ट होती है, इसमें स्टार्स होते हैं, काफी मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, है ना, एटसेट्रा। तो एक
ऐसी बॉडी जिसमें इन सारी चीजों का कंपोजिशन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गैलेक्सी बोलते हैं। अब इजी सा क्वेश्चन आज के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको आंसर देने होते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है, आप बताइए हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? इजी है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है। तो आप बताइए कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? ऐसे ही ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक बॉडी होती है जो कि कैसी, जिसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये क्या करता है? ये सारी चीजों को अपने अंदर खींचता है। इसकी मैग्नेटिक पावर इतनी तेज होती है कि इससे लाइट भी बाहर नहीं जा सकती है। तो ये होते हैं ब्लैक होल। और एक और टर्म है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट हैं उनको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। राजप्रभ, इसको राजा पर्व बोल सकते हैं, यहां पे ये प्रभा लिखा हुआ, पर्व कर सकते हैं। इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी? राजा पर्व जो है वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपके RIMC से हैं। कल इजी क्वेश्चंस थे, आज हल्के फुल्के थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट एवर वुमन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन? हमने कल पढ़ा हुआ था डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन, द चैलेंजर डीप। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कैथी सलीवन। इनका आंसर है कैथी सलीवन। कैथी सलीवन पहली ऐसी वुमन है जो कि सबसे गहरे स्थान पर पहुंची हुई है। लेकिन मैंने कल एक बात बताई थी, मेरियाना ट्रेंच की बात करी हुई थी, लेकिन यहां पे द चैलेंजर डीप है। मेरियाना ट्रेंच जो कि दुनिया में सबसे गहरा जो है वो स्थान है, वो है मेरियाना ट्रेंच। लेकिन जहां तक इंसान पहुंच सकते हैं उस जगह का नाम है चैलेंजर डीप। जहां तक मानव पहुंचे हुए हैं, ह्यूमंस पहुंचे हुए, उस जगह का नाम है चैलेंजर डीप। तो हमारा यहां पे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कैथी सलीवन आंसर होगा। आपको ये जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि चैलेंजर डीप और मेरियाना ट्रेंच में क्या अंतर है। दोनों ही ये पॉइंट है, ये कहां पे है? मेरियाना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कहां है? ये दोनों पॉइंट है पैसिफिक ओशियन में। मैंने आपको कल भी बताया था, ये दोनों पॉइंट्स कहां है? पैसिफिक ओशियन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है बुक, वो किसने लिखी है? तो इनके राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड नाम के राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट यहीं पे ही क्वेश्चंस और बनते हैं। सलमान रश्दी ये भी एक राइटर है, इनने कौन कौन सी बुक लिखी हुई है? तो इन्होंने जो बुक लिखी हुई है इसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। इनकी लिखी हुई बुक का नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन। और कौन सी बुक लिखी हुई है? इन्होंने लिखी हुई है ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट भी इन्हीं की बुक लिखी हुई है। अच्छा नेक्स्ट हमारे यहां पे है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने भी कोई बुक लिखी हुई है, इनकी बुक का नाम है अ सुटेबल बॉय। इनकी बुक का नाम है अ सुटेबल बॉय। अरुंधति राय ये भी राइटर हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है? इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ, वैसे ये जो बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चंस हैं ये हम अपने जो अलग हमारा सेगमेंट रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स की, उसमें जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो हमारे पास में आते जा रहे हैं हम उनको यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं। सलमान रश्दी ने कौन सी बुक लिखी हुई है? मिडनाइट चिल्ड्रन, ईस्ट वेस्ट। रस्किन बॉन्ड की बुक तो सामने उन्होंने पूछी ही हुई है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई बुक है अ सुटेबल बॉय। ऐसे ही एक और इनकी बुक है अ सुटेबल गर्ल, तो वो हम याद करके चलेंगे। अरुंधति राय ने जो बुक लिखी हुई है उनका नाम, उसकी बुक का नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वन अ मेडल इन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट? स्वतंत्र भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी ओलंपिक इवेंट में इंडिविजुअली जो मेडल है वो प्राप्त किया था? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है KD जाधव। दूसरा एक यहां पे एक नाम दिखाई दे रहा है ध्यानचंद।
ध्यानचंद का दूसरा नाम जो है, उपनाम जिसको बोलते हैं, वो क्या है, किस नाम से जाना जाता है इनको? हॉकी का जादूगर या फिर विजार्ड ऑफ हॉकी। इसको याद करके रखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है। या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हॉकी का जादूगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद, इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है वो कौन से गेम से एसोसिएट करता है? तो यहां पे हमारा आंसर होगा जो है वो है टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? हिरोशिमा डे, हिरोशिमा है क्या? हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटीज हैं जापान की, जहां पे अमेरिका ने अपने दो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो यहां पे गिराए हुए थे, परमाणु बम यहां पे गिराए हुए थे। तो जो पहली सिटी है उसका नाम क्या है? पहली सिटी है हिरोशिमा और दूसरी सिटी है नागासाकी। सेकंड सिटी का हम नाम याद रखेंगे, नागासाकी सेकंड सिटी है। चलिए भैया, तो हिरोशिमा डे, अब ये तो समझ में आ गया कि इनके ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, तो ये हिरोशिमा डे हो सकता है कि इससे रिलेटेड है, ये पूरी तरह इससे ही रिलेटेड है। जिस दिन हिरोशिमा पे ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, गिराया गया था, उसी दिन को हम हिरोशिमा डे के नाम से जानते हैं और उसको वैसे ही हम याद करते हैं। तो 6 अगस्त वाले दिन, 6 अगस्त 1945 को जो है वो बॉम्ब गिराया गया था। बॉम्ब का नाम क्या था? जो बॉम्ब का नाम था उसका नाम था लिटिल मैन। लिटिल मैन नाम का जो बॉम्ब था वो हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। किसने? अमेरिका ने। नागासाकी भी एक सिटी है, यहां पे भी बॉम्ब ड्रॉप किया हुआ था, ये किया हुआ था 9 अगस्त 1945 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। डायमंड रिंग ऑकर्स इन विच टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स? पहले तो बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स इसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो बात कर रहा है कि डायमंड रिंग हमें कब दिखाई देती है, कौन से सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है? तो ये हमें दिखाई देती है कब? इसमें आंसर होगा एक टोटल सोलर इक्लिप्स में और एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स में। ये दोनों ही इक्लिप्स ऐसे हैं जिनमें ये हमें डायमंड रिंग दिखाई देती है। अब सोलर इक्लिप्स होता क्या है इसको समझते हैं। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिससे होता क्या है कि मून की तरफ से जब देखते हैं तो सन ढक जाता है, ठीक है ना? तो ऐसा लगता है कि जो मून ने सन को पूरा कवर कर लिया है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है ना? तो जो डायमंड रिंग है वो कौन से इक्लिप्स में दिखाई देती है? वो दिखाई देती है हमारे टोटल सोलर इक्लिप्स में और एन्युलर सोलर इक्लिप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस by which a solid turns directly into a gas without becoming a liquid first? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो कोई भी सॉलिड है वो बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में ट्रांसफर या फिर परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था हमारा, जिसमें था स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की कौन सी स्टेट होती है? मजाक के तौर पे बोला जाए कि जो उत्तर प्रदेश है वही स्टेट ऑफ मैटर है, एक ऐसा स्टेट है जहां पे काफी सारे मैटर होते रहते हैं। चलिए जोक अपार्ट, यहां पे हम बात करते हैं। तो ये है, पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को चेंज कर दिया जाता है बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड में, सीधे डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाती है? ये चेंज हो जाती है इसकी स्टेट किसमें? गैसियस फॉर्म में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जब आप कभी आपने पूजा के टाइम पे कपूर जलाया होगा, तो कपूर कैसा होता है? सॉलिड होता है। जब हम उसको जलाते हैं तो वो लिक्विड में ना चेंज होकर सीधे वेपर बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। 1 मिनट का हम टाइम लेंगे, तब तक आप देखिए।
चलिए आगे चलते हैं। सब्लिमेशन तो हमने समझ लिया, किसी भी सॉलिड को गर्म करने पे वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहां एक है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है वो डायरेक्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? गैस में। ठीक है, उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। जैसे कि गर्मियों में हम पानी अगर धूप में रख दें, हमने एक बाल्टी में पानी छत पे अपनी रख दिया और गर्मी बहुत पड़ रही है, मई जून के महीने के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो उसमें क्या हुआ, हमने देखा सुबह के टाइम पे बाल्टी रखी हुई थी पानी से भरी हुई, और शाम के टाइम पे पानी उसमें कुछ कम दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो ऊपर कुछ पानी होगा जो कि भाप बन के उड़ गया है, उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। उस प्रोसेस को, कि किसी लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। फिर नेक्स्ट है मेल्टिंग। मेल्टिंग का वर्ड तो आपने सभी ने सुना होगा, सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी। जब हम आइसक्रीम खाते हैं और रख देते हैं उसको गर्मी के टाइम पे, तो क्या होती है, वो पिघलने लगती है। मतलब जब कोई सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग का ही जस्ट अपोजिट वर्ड है, वो है फ्रीजिंग। जब कोई लिक्विड को हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, मतलब उसको सॉलिड बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो फ्रीजिंग होता है। आइसक्रीम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि पहले तो आइसक्रीम को हमने क्या बनाया, तो हमने दूध वगैरह से आइसक्रीम लिया, उसको फ्रीजर में डाल दिया। जब वो दूध था तो वो कैसा था, लिक्विड था, बट जब हमने उसको फ्रीजर में डाला तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया वहां पे। तो उसके बाद में जब हमने उसको फ्रीजर से निकाल के खाने के लिए हुए, अब कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा डिले हुआ, तो वो टपकने लगा, जैसे कुल्फी आपने आइसक्रीम खाई हुई हो, तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुबनी, अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। मधुबनी एक पेंटिंग की फॉर्म है, एक फोक पेंटिंग है, ये कौन से स्टेट में पॉपुलर है? तो ये कौन से स्टेट में पॉपुलर है, इसका आंसर हमारा होगा बिहार। ये हमारे बिहार स्टेट में मधुबनी स्टाइल की जो पेंटिंग है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, कौन सी गैस को लाफिंग गैस बोला जाता है? यह गैस ऐसी होती है जिसको हम सूंघ ले तो हमें हंसी आने लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। इस्तेमाल कहां किया जाता है लाफिंग गैस को? तो लाफिंग गैस को जो इस्तेमाल करते हैं वो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जब हम दांत वगैरह सही करवाते हैं या फिर दांत में दर्द होता है तो उसमें कहीं कीड़ा वगैरह लग जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर लाफिंग गैस हमें देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमारा मुंह खुला रहता है उस टाइम पे और डॉक्टर अपना काम कर लेता है। तो आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा महीना है पूरे साल का जिसमें सबसे कम दिन होते हैं? तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये है फरवरी। फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या फिर लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि 2024 कौन सा दिन था, कौन सा फरवरी का जो महीना है वो कौन से ईयर का महीना था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज स्पेस एजेंसी। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? हम सभी ने सुना है कि भैया इसरो ने एक अभी आदित्य L1 करके मिशन भेजा हुआ था सन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसरो का पूरा नाम है क्या? देखते हैं। पहला आंसर है हमारा इंडो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियाज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों आंसर्स गलत हैं। देखिए सभी से ISRO बन रहा है, ISRO, लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा, वो होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम हिमालय इन संस्कृत। हिमालय का नाम सबने सुना है। हिमालय को दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है, एक है हिम और एक है आलय। अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब क्या होता है,
हिम का मतलब होता है आइस, ठीक है, और आलय का मतलब क्या होता है, हाउस या फिर होम। अब यहां देखिए, आइस रॉकी माउंटेन्स तो नहीं हो सकता है, पैक ऑफ 7 नहीं हो सकता है, द हाई वन भी नहीं हो सकता है। एक हमें देख रहे हैं अबोर्ड ऑफ स्नो, तो हम आइस को जो है वो स्नो बोल सकते हैं। आइस और स्नो क्या है, ये सिनोनिम्स हैं। और हाउस या फिर होम, इनको हम अबोर्ड बोलते हैं, है ना, अबोर्ड। तो अबोर्ड ऑफ स्नो हमारा सही आंसर होगा हिमालय। हिमालय को जो है संस्कृत में किस वर्ड से बनाया गया है, अबोर्ड ऑफ स्नो से बनाया गया है। हिंदी में इसका मतलब होता है कि बर्फ का घर या फिर बर्फ वाली जगह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, ये कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है या फिर रिवॉल्व करती है। रोटेशन और रिवॉल्वेशन में दिक्कत हो जाती है। इंक्लाइनेशन तो नहीं होगा, इंक्लाइनेशन क्या होता है, चढ़ाव टाइप का होता है, नॉन ऑफ द नहीं होगा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में होगा। तो हमने देखा हुआ है, हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, वो है अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मतलब अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे घूमती है। इसका मतलब अगर ये अर्थ है और ये उसकी एक्सिस हो गई, तो इस पे ये ऐसे घूमती है। तो रोटेट वर्ड आ रहा है, तो रोटेट क्या होगा, खुद ही घूमना होता है। तो रोटेट तो नहीं होगा, यहां पे रोटेशन नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, रेवोल्यूशन सही आंसर होगा। क्योंकि जो अर्थ है वो क्या करती है, वो सन के चक्कर लगाती है, ऐसे रिवॉल्व्स अराउंड द सन हमने पढ़ा हुआ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो हमारा सही आंसर होगा रेवोल्यूशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्सीफेरॉल इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है वो देखते हैं। विटामिन ए का जो नाम है, विटामिन ए का नाम आप बताइए क्या होगा। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें B1 B2 काफी सारे होते हैं, तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको हम जब पढ़ेंगे आगे तब डिस्कस करेंगे, काफी सारे नाम हो जाएंगे उसमें, इतने बोर्ड में जगह ही नहीं है। आगे चलते हैं, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा होगा विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब आपको कमेंट में यह बताना है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होगी, और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होगी। कैल्सीफेरॉल यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपको कमेंट में बताना है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन बी की कमी से, सी की कमी से और डी की कमी से, सभी की बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज फाउंड द मोस्ट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। अब देखिए यहां पे आपको आंसर देना है इनके अकॉर्डिंग। वैसे तो जो है उसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सही आंसर है। ऑक्सीजन अर्थ की सरफेस में नियर अबाउट 48% पाया जाता है, लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पे हमारा सही आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। जो हमारे गिवन एग्जांपल्स गिवन ऑप्शंस हैं उनमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा जो है वो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। इसका जो परसेंटेज है वो है नियर अबाउट 28%। तो अगर आपको एग्जाम में मिलता है कि भैया कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है और अगर उसमें ऑक्सीजन दिखाई देता है, तब आप उसको टिक कर देंगे। रटना नहीं है यहाँ पे कि सर ने तो पढ़ाया हुआ था कि सिलिकॉन है और हमने पढ़ लिया भैया सिलिकॉन है सिलिकॉन है सिलिकॉन है, और जब एग्जाम में देखा सिलिकॉन हटा दिया, उसने ऑक्सीजन दे दिया, फिर आप लोग छोड़ के आ जाओगे, फिर हो सकता है गलत करके आ जाओगे, है ना। फिर आप बताएंगे कि सर आपने तो सिलिकॉन पढ़ाया हुआ था, लेकिन सर ने साथ में यह भी पढ़ाया हुआ था कि ऑक्सीजन जो है वो 48% होता है और सिलिकॉन नियर अबाउट 28% के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स या फिर सैटेलाइट्स। कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट और मून है। देखिए हमारे पास मरकरी और वीनस
इन दोनों के पास में जो नंबर ऑफ मून्स है वो है 0, इनके पास में मून्स या फिर सैटेलाइट्स नहीं है। अब बचते हैं दो ऑप्शंस, एक जुपिटर है हमारा और एक सैटर्न है। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो जुपिटर जो है, जुपिटर के पास में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो है 79 और सैटर्न के पास में कितनी है 146। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 146, सैटर्न सही आंसर हो जाएगा। और हमने कल एक और क्वेश्चन पढ़ा हुआ था इसी से रिलेटेड कि कौन सा ऐसा हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट है जिसको हम उसके छल्लों से, उसके रिंग के वजह से जानते हैं। तो देखिए आंसर हमारा यहाँ पे, वहां पे भी सैटर्न था, यहाँ पे भी सैटर्न है। याद करते रहिए, सारे जो जीके के पॉइंट्स हैं बेटा वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। हमने कल भी सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, आज भी पढ़े हुए हैं, है ना। कल भी हमने कुछ मैटर का क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वहां पे एक ऑप्शन था लिक्विडेशन। तो हमारा गलत आंसर लिक्विडेशन हो गया था, हमें गलत आंसर चूज करना था, है ना। स्टेट ऑफ मैटर पूछ रहा था वो। तो डेली आप पढ़ते रहिए, एडिशनल मैं आपको नॉलेज यहाँ पे देते रहता हूँ, ठीक है ना। जितना मैं कोशिश करता हूं कि मुझे उस टाइम पे ध्यान में आ रहा है तो मैं आपको बताते रहता हूं वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत इजी क्वेश्चन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल भी आया हुआ था। हमने पूछा हुआ था वहां पे कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो आंसर था स्किन। मैंने आपसे बोला हुआ था कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो था वो स्किन था, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है ये पूछा हुआ था। उसके अलावा बात हुई थी हमारी कुछ हड्डी वड्डी को लेके भी बात हुई थी, स्टर्नम वगैरह जो भी था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन फिलहाल इस पे आते हैं। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो ग्लैंड है वो कौन सी होती है, वो होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, उसका नाम है लीवर। सामने है आपके, लीवर जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। चलिए नेक्स्ट है आगे, ओलंपिक गेम्स 2024, इस साल में ओलंपिक्स गेम होने हैं, आर शेड्यूल्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किए जाने हैं, तो ये किए जाने हैं पेरिस में। पेरिस जो है वो कैपिटल किसकी है, ये कैपिटल है फ्रांस की, और इसे सिटी ऑफ फैशन भी बोलते हैं। एक मुझे ध्यान आया जस्ट अभी, लिख लीजिए अपने पास में, नोट कर लीजिए, सिटी ऑफ फैशन। ये क्या है, इसको पेरिस को सिटी ऑफ फैशन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन हमारा था ओलंपिक गेम्स 2024 कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज होने हैं, तो आंसर है हमारा पेरिस, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इंडिया में कहां पे लोकेटेड है? तो सिंपल इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में एक जगह है, जस्ट मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा अगर जस्ट अभी याद आया तो। त्रिवेंद्रम में एक जगह है जहां पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया गया है। दूसरा एक श्रीहरिकोटा भी है। श्रीहरिकोटा में कौन सा स्पेस सेंटर है, आप यहां नोट कर लीजिए। इस स्पेस सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसके अलावा मुंबई में अगर हम देखेंगे तो BARC, इसका पूरा नाम जो है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि BARC का पूरा नाम क्या है। BARC का जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में लोकेटेड है। और बेंगलोर में क्या है, बेंगलोर में अगर हम बात करेंगे ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। तो हमारा सही आंसर यहां पे जो होगा वो त्रिवेंद्रम होगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, और मुंबई में जो है वो BARC बार्क का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है वो किसने लिखी हुई है, इसके राइटर कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम वॉज रिटन बाय, तो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये बुक लिखी हुई है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम।
बात आती है महात्मा गांधी जी ने भी कुछ बुक्स लिखी होंगी, जरूर लिखी हुई थी, इनके नाम हम लिख लेते हैं। इनकी पहली बुक का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दूसरी बुक इनकी जो है, जो मुझे अभी याद आ रही है, वो है हिंद स्वराज। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बुक लिखी, कुछ बुक लिखी हुई थी। पहली बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सेकंड बुक का नाम जो है वो है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने एक बुक लिखी हुई थी, नाम है इसका नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। जैसा कि मैंने बताया ना बेटा कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ और हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें। अगर जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम वो भी साथ ही साथ में पढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तक क्वेश्चन एक था, एक लाइन में आंसर आ सकता था, बट साथ ही साथ में हम जो जो मुझे लगा कि ये बताने लायक पॉइंट्स हैं तो मैंने ये भी आपको कवर करवा दिया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जातक इज होली बुक ऑफ विच रिलीजन। जातक जो है वो कौन से रिलीजन की, कौन सी धर्म की होली बुक है, पवित्र किताब है या पवित्र ग्रंथ है। जैसे ही हिंदू धर्म में है वो महाभारत गीता बोला जाता है ना, ऐसे ही जातक जो है वो कौन सी धर्म की बुक है, तो हमारा सही आंसर होगा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है उसकी जो पवित्र ग्रंथ है, जो किताब है वो है जातक। जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में होता क्या है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इसमें लिखी गई हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चंस तो यहाँ पर, और इसके अलावा और भी हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं। अगर आप टोटल करेंगे तो कुछ 35 to 40 क्वेश्चंस आपके पास में हो जाएंगे। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ा सकूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपके RIMC के फॉर्म, RIMC एग्जाम जून 2024 के फॉर्म्स आ चुके हैं। आप इनको मंगा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल 2024 है। इस डेट तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो आपके कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के पास में आपको ड्यूली फिल्ड पहुंचाने होंगे, है ना। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए। RIMC का एग्जाम है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं RIMC एग्जाम के लिए, जो जिनके कोई डाउट्स हैं, तो नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं। आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं जो आपको चाहिए है। हम आप अपनी तरफ से आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बट हमारी आप हेल्प इतनी सी करिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर सेशंस हैं या फिर क्लासेस हैं, वो आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। मेरी एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर कमेंट में दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे अपनी खत्म करते हैं। बाकी हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि कल होगी, सेम टाइम 8 बजे। धन्यवाद। जय हिंद।